हे हेलो वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिंजेंट असेट एंड लायबिलिटीज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें से एग्जाम्स में सवाल आते हैं। 2 से 4 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 मार्क्स का एक तो ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है, या फिर 4 मार्क के लिए पूरा डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है वो। तो थेरोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 2 से 4 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये भी है कि ये इंटर और फाइनल लेवल पे AS29 वगैरह अगर जब आप पढ़ते हो, उस वो पूरे इसी पे डिपेंडेंट है। ये ही है AS29 इसी पे डिपेंडेंट है। तो ये टॉपिक छोटा सा है, 30-35 मिनट्स लगेगा। ध्यान देना है, मस्त तरीके से हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात हमने असेट्स मतलब क्या है समझा था। तो सबसे पहली बात हमने असेट्स क्या होता है ये डिटेल में समझा था, है ना। हमने समझा था असेट्स क्या होता है। असेट्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसके वजह से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी वजह से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, उन्हें हमने असेट्स कहा था। और असेट्स फुल्ली कंट्रोलेबल बाय थे, फुल्ली कंट्रोल बाय दी एंटिटी। ठीक है, असेट्स मतलब हमने देखा। इसके बाद हमने लाइबिलिटीज देखा था। लाइबिलिटीज मतलब क्या था। लाइबिलिटीज हमारी ऑब्लिगेशंस थी जिनके वजह से हमारे आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो रहा था। लाइबिलिटी हमारे ऑब्लिगेशन थी जिसकी वजह से हमारा आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो रहा था। ठीक है, या यूं कहो खर्चा हो रहा था, या यूं कहो असेट्स कम हो रही थी। ठीक है, तो असेट्स हमने देखा ऐसी रिसोर्सेज थे जिनकी वजह से इकोनॉमिक इनफ्लो हो रहा है, और लाइबिलिटीज मतलब ऐसे ऑब्लिगेशन है जिनकी वजह से आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब एक नया वर्ड जुड़ रहा है इसके आगे, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट असेट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो ये कंटिंजेंट होता क्या है जनाब। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब क्या होता है, ये ऐसी बात है जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। 50-50 चांसेस है, मतलब it depends on certain events। ठीक है, depends on certain events। ठीक है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब फ्यूचर में कुछ होगा, फ्यूचर में कोई इवेंट होंगी, उस पे वो डिपेंडेंट है। तो उससे हम कहते हैं कंटिंजेंट, डिपेंडेंट ऑन सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो हमने ये असेट्स, लायबिलिटीज और कंटिंजेंट, इन 3 वर्ड्स का क्विक रिकैप देखा है। ये हमने पहले समझा था, ये तीनों वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग समझे थे। अब देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, कंटिंजेंट असेट। कंटिंजेंट असेट होता क्या है। तो कंटिंजेंट असेट एक पॉसिबल असेट है। कंटिंजेंट असेट एक पॉसिबल असेट है। क्या कह रहा हूं मैं, कंटिंजेंट एसेट एक पॉसिबल एसेट है जो डिपेंड करती है किसी पास्ट इवेंट पे। जो डिपेंड करती है किसी पास्ट इवेंट पे। ठीक है, जिसके वजह से सुनो, कंटिंजेंट एसेट एक पॉसिबल एसेट है जो डिपेंड करती है पास्ट इवेंट पे। ठीक है, जो हो रही है, कुछ पास्ट में इवेंट हुआ था उसके वजह से हो रही है, और which depends fully on happening, non happening of future event। ठीक है, फ्यूचर इवेंट जो निर्भर करती है फ्यूचर में कोई इवेंट होगी या नहीं होगी, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट विच इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। कंट्रोल ऑफ एंटिटी। ठीक है, जो हमारे हाथों में नहीं है, हमारा जिस पे कोई जोर नहीं है, दिल पे किसका जोर नहीं है, ऐसी इवेंट है। तो पहली बात, कंटिंजेंट एसेट क्या है, एक पॉसिबल एसेट है
क्यों है? ड्यू टू अकरेंस ऑफ सर्टेन पास्ट इवेंट, पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई थी उसके वजह से। डिपेंड किस पे करता है? हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, फ्यूचर में हैपनिंग या नॉन हैपनिंग होता है तो उसकी वजह से उस पर डिपेंड करता है। और जो फ्यूचर का इवेंट है वो हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, विच इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंटिटी। मान लो सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियन का मैच है, हमने इस पे सट्टा लगाया, शर्यत लगाई। दो दोस्त थे, सोनू मोनू, दोनों ने इस पे बैट लगा ली। सोनू बोला सीएसके जीतेगी, मोनू बोला मुंबई इंडियंस जीतेगी। एक 1 लाख की बैट है, ठीक है, 1 लाख की बैट है। ठीक है, हमने बैट कब लगाई थी? मैच के टाइम पे, मैच के दौरान या मैच के पहले। तो अभी अभी क्या है ये? एक अगर मैं मान लो सोनू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एज ऑफ नाउ ये क्या है? पॉसिबल एसेट है। क्यों पॉसिबल एसेट है? सोनू को, चलो सोनू ऑप्टिमिस्टिक है कि सीएसके जीतेगा, तो सोनू के लिए ये क्या है? पॉसिबल एसेट है। क्यों पॉसिबल एसेट है? इन्होंने कोई पास्ट में इवेंट किया था। क्या इवेंट किया था? पास्ट में इन्होंने बैट लगाई थी। ठीक है, इसकी वजह से सोनू को लग रहा है कि ये मेरी पॉसिबल एसेट है। अब ये पॉसिबल एसेट रियल एसेट में कब कन्वर्ट होगी? ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर एसेट। हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। क्या हैपन होना चाहिए? सीएसके जीतना चाहिए। अगर सीएसके जीतेगा तो सोनू को पैसा मिलेगा, सीएसके हारेगा तो सोनू को पैसा देना पड़ेगा। तो हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट एंड विच इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। और कौन सी टीम जीतेगी ये सोनू के कंट्रोल में है क्या? कौन सी टीम आज का आईपीएल मैच जीतेगी ये सोनू के कंट्रोल में है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? कंटिंजेंट एसेट। ये क्या हो गया? कंटिंजेंट एसेट। कंटिंजेंट एसेट इज अ पॉसिबल एसेट विच डिपेंड which arises due to past event and which depends on happening or non happening of certain future event fully out of the control of the entity, जो एंटिटी के कंट्रोल के बाहर है। ऐसी एसेट्स को हम कहते हैं कंटिंजेंट एसेट्स। क्या कहते हैं? कंटिंजेंट एसेट्स। A contingent assets may be defined as a possible asset. Asset नहीं है वो जना, possible asset है। That arises from past event। क्या इवेंट थी? हमने बैट लगाई थी, हमने सट्टा लगाया था, हमने शरीयत लगाई थी। एंड उस एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में क्या इवेंट होना चाहिए? सीएसके जीतना चाहिए या सीएसके ही जीतेंगी, मुंबई इंडियंस हारेगी। नॉट ओनली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। और कौन जीतेगा कौन हारेगा हमारे कंट्रोल में है क्या? आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं। तो ऐसी एसेट्स को हम कहते हैं कंटिंजेंट एसेट्स। ऐसी एसेट्स को हम कहते हैं कंटिंजेंट एसेट्स। ठीक है, अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस आप चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा था भविष्य में होने वाले नुकसान को रिकॉर्ड करो लेकिन भविष्य में होने वाले फायदे को फुल्ली इग्नोर करो। तो अभी हमें एसेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्या? या कंटिंजेंट एसेट को हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? ये सर्टन है क्या कि हमें इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाला है? सर्टन है क्या? ये फिक्स हो गया है क्या कि सीएसके ही मैच जीतेंगे और हमें पैसा मिलेगा मोनू के पास 1 लाख रुपया? इज इट सर्टन? ये पक्का है क्या? नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, 50-50 चांसेस है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या इसे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? अ बिग नो। आंसर इज अ बिग नो, बिग नो, बिग नो। बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन इसे दिखाएंगे जरूर। कहां दिखाएंगे? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। कहां दिखाएंगे? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में हम इसे डिस्क्लोज करेंगे। डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में इसे हम डिस्क्लोज जरूर जरूर करेंगे। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, जो कंटिंजेंट एसेट है इसे हमें टाइम टू टाइम असेस करते रहना है कि कंटिंजेंट एसेट एक्चुअल में एसेट हो गया है क्या, मतलब वर्चुअल सर्टेनिटी आ रही है क्या, मतलब
अब ऐसा है क्या कि सीएसके को 2 ओवर में सिर्फ 2 रन चाहिए। सीएसके का बैटिंग है, सेकेंड इनिंग चल रहा है, सीएसके का बैटिंग है, सीएसके को 12 बॉल में सिर्फ 2 रन चाहिए। 12 बॉल में 2 रन और धोनी अभी आउट नहीं हुआ है। सीएसके को 12 बॉल में 2 रन चाहिए। ये तो दिखता है ना, वर्चुअली सर्टन है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो सोनू चीयर्स बोलेगा और असेट रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, तो हमें बार बार असेस करना है, एक एक ओवर के बाद देखना है सीएसके जीतेगा क्या, सीएसके जीतेगा क्या, सीएसके जीतेगा। ऐसे तो सीएसके ही जीतेगा, लेकिन हमें फिर भी बार बार असेस करना है। जब असेस करने के बाद हमें वर्चुअल सर्टेनिटी आ जाती है कि सीएसके ही जीतने वाला है, तो उस टाइम पे हम इसे असेट बोल के रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ कंटिंजेंट असेट। अगर आपको कंटिंजेंट असेट अच्छे से समझ गया है तो आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट असेट्स का विपरीत है। कंटिंजेंट असेट्स का विपरीत है कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन, वो क्या था? पॉसिबल असेट। ये क्या है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन that arises from past event and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event, not only within the control of the enterprise. तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, जो अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। ये एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो किस पे डिपेंडेंट है? पास्ट इवेंट पे। पास्ट में कोई इवेंट हुआ था उस पे ये डिपेंडेंट है, और इसका एग्जिस्टेंस कंफर्म कब होगा? ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट एंड विच एंड दोज इवेंट्स आर फुल्ली आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। मतलब वही जो असेट बोला हमने उसी को हम लायबिलिटी। जब कंटिंजेंट असेट का डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों हमने देखी है, उसी को हमने इन्वर्स कर दिया, उसी को रेसिप्रोकेट कर दिया, तो हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन बन गया। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक डेफिनेशन और है, वो क्या बोलता है? अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, देखो पहला डेफिनेशन क्या हो रहा है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या बोल रहा है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो हो रहा है बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट, लेकिन फिर भी हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, फिर भी हमारे बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे? It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefit will arise. A reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन क्या बोल रहा है? सेकेंड डेफिनेशन बोल रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। कहां से आया? ड्यू टू पास्ट इवेंट, ड्यू टू पास्ट इवेंट। ठीक है, but not recognized. But not recognized. क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं? इट इज नॉट प्रोबेबल that outflow of resources embodying economic benefit will arise. Outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liability. It is not probable that outflow of resources is required. ठीक है, जरूरी नहीं कि हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। या सेकेंड पॉइंट बोलता है कि उसे मेजर नहीं कर पा रहे हैं। A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made. A reliable estimate
of amount of obligation ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलती है कि कंटेंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट लायबिलिटी है ड्यू टू पास्ट इवेंट बट डू विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज it is not probable that the outflow of resources embodying economic benefits is required या फिर हम वो मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस को हम क्या बोलेंगे? कंटेंजेंट लायबिलिटी। कंटेंजेंट लायबिलिटी की पहली डेफिनेशन सिंपल है कि वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट की वजह से हो रही है और जिसका जो डिपेंड करती है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में कुछ होने वाली इवेंट पे डिपेंडेंट करती है और जो फ्यूचर की इवेंट है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसी तरह सेकेंड डेफिनेशन है कि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, वो पास्ट इवेंट से हो रही है लेकिन उसको हम फिर भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि हमें कुछ खर्चा होने वाला है या हम उसे मेजर नहीं कर सकते। देखो मेरे प्यारे मित्रों, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक मटेरियलिटी कंसेप्ट देखा था, सॉरी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट देखा था। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है कि सिर्फ पैसों के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करना है। अब अगर हम अमाउंट को मेजर ही नहीं कर पा रहे, हम कितना आउटफ्लो होगा ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को फॉलो तो करना ही है। जब हम उसे मेजर ही नहीं कर पा रहे, जब हम अमाउंट डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे, तो उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो ये था हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, ये था हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, और कंटिजेंट लायबिलिटी को हम डिस्क्लोज कहां करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। कहां डिस्क्लोज करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। मतलब जो अकाउंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, उसमें एक नोट्स टू अकाउंट्स भी होता है, तो वो भी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही होता है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी को हम नोट्स टू अकाउंट्स में बताएंगे और कंटिजेंट एसेट्स को हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताएंगे, बोर्ड रिपोर्ट में बताएंगे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताएंगे। ठीक है, तो दो बातें क्लियर है आपको, कंटिजेंट एसेट और कंटिजेंट लायबिलिटी। एक बार रीड कर लो। रीड कर लो एक बार आप। ठीक है। अच्छा, अब एक देखना है हमें डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी हमने अभी समझा, लायबिलिटी हमने पहले समझा था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? एक मेजर डिफरेंस है कि लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसे हम मेजर कर सकते हैं और जो हमें पे करना ही है। जैसे कि हमने कंटिजेंट लायबिलिटी का ये डेफिनेशन देखा, तो कंटिजेंट लायबिलिटी अपना लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ये भी पास्ट इवेंट पे डिपेंडेंट है, लायबिलिटी भी पास्ट इवेंट पे डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिसमें लायबिलिटी में हमें पता है कि हमारा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने वाला है और कितना होने वाला है वो भी हम मेजर कर सकते हैं, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, उसमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा है और हम उसे मेजर भी कर सकते हैं। जैसे कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, हमने क्रेडिट परचेस किया था रॉ मटेरियल, तो हमें उसे पेमेंट तो करना है। हमें क्लियरली पता है कि कितने रुपयों का हमने मटेरियल खरीदा था और हमें पता है कि हमें रोकड़ा देना है, पैसा देना है। तो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने वाला है, आउटफ्लो ऑफ पैसा होने वाला है और कितना पैसा जाने वाला है ये भी हमें पता है, तो इजीली मेजरेबल भी है।
तो ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को हम कहते हैं लाइबिलिटी। ऐसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को हम कहते हैं लाइबिलिटी। क्लियर था ये? मतलब ये नहीं भी पढ़ते तो भी आपको समझ में आ जाता, क्योंकि लाइबिलिटी को हमने समझा था सीधा सीधा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसकी वजह से पैसा बाहर जाने वाला है, ठीक है। लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटी में अभी कुछ भी पक्का नहीं है, जा भी सकता नहीं भी जा सकता, जाएगा तो कितना जाएगा ये हमें नहीं पता। पहली डेफिनेशन क्या बोलती है? जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है? जाएगा, लेकिन कितना जाएगा ये हमें नहीं पता है, ठीक है। अब उसके आगे एक और वर्ड देखते हैं, प्रोविजंस। प्रोविजंस, तो प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। प्रेजेंट लायबिलिटी है अनसर्टेन अमाउंट की, which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation. कंटिंजेंट लायबिलिटी में भी हमने क्या पढ़ा था कि वो है प्रेजेंट लायबिलिटी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन उसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या था? कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था, कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था, लेकिन हम उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते थे, हमें पता नहीं था कि कितना पैसा जाना है। एज पर डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 1 में हमें पता है, डेफिनेशन 1 टोटली अलग है, डेफिनेशन 2 अलग है। तो डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंगली कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था, और जिसका आउटफ्लो कितना होने वाला है हम एस्टिमेट नहीं कर सक रहे थे। लेकिन प्रोविजन क्या है? प्रोविजन भी प्रेजेंट लायबिलिटी है, हमें पता है ये खर्चा होने वाला है, लेकिन कितना अमाउंट हमारे जेब से निकलेगा ये अभी अनसर्टेन है। तो ये है हमारा प्रोविजन। और a contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize depending upon occurrence or non occurrence। ये पहला वाला डेफिनेशन बोल दिया। तो प्रोविजन हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे इन्वेंटरी डेप्रिसिएशन वगैरह, तब हमें देखने मिलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, रिन्यूअल और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसी जगहों पे हम प्रोविजन का यूज करते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा प्रोविजंस क्या होते हैं। ये जो डिफरेंस है जो अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, एज वी मूव अहेड आपको इसकी और क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है? पैसे, मनी मेजरमेंट, मनी के टर्म्स में मेजर करते आना चाहिए, तो प्रोविजन को हम मेजर कर सकते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी पक्का नहीं है, मेजर कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड when an enterprise has a present obligation arising from past event and outflow of resources embodying economic benefit is probable, outflow होने वाला है और रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें इसका उल्टा है, कंटिंजेंट में हम रिलायबल एस्टिमेट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, सिंपल है। तो आज हमने 4 चीजें देखी, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजंस और लायबिलिटी भी समझी हमने। प्रोविजंस और कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिफरेंस देखा, कंटिंजेंट लायबिलिटी और लायबिलिटी का डिफरेंस देखा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, 2 से 4 मार्क्स के लिए ये टॉपिक एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। 2 से 4 मार्क्स के लिए ये टॉपिक एग्जाम्स में आ जाता है। अब एक देखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है? हमने इसके पहले सेकेंड यूनिट में देखा कि कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं, मटेरियलिटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, ये सारी चीजें हमने देखी। अब कोई एंटिटी अब ये कैसा है? ये वाइड रेंज है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बोला है कि आप सीमेंट की इंडस्ट्री में हो तो आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो तो आपको ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ऐसा कहीं नहीं बोला है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी refers to specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by the enterprise। अब कोई भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज कौन सी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज कौन से कन्वेंशंस फॉलो कर रहा है, कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो कर रहा है,
जो भी अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो भी अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो फॉलो कर रहा है, उससे हम बोलेंगे उस एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसीज है, वो उस एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसीज कहलाएगी। Specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by the enterprise in the preparations and presentation of the financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशंस एक एंटिटी फॉलो कर रहा है, उसे हम कहेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज। देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ऐसी कोई लिस्ट नहीं है कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के हो तो आप ये अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर लो, आप आईटी सेक्टर में डील कर रहे हो, आईटी सेक्टर में हो तो आप ये अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर लो। ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये मैनेजमेंट का चॉइस है, ये अकाउंटेंट्स का चॉइस है कि उनको कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी है। वो वही अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करेंगे जिसके जरिए उनका प्रॉपर रिफ्लेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके जरिए उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से रिफ्लेक्ट हो, ऐसे ही हम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करेंगे। हमारे पास चॉइस होती है, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हम अलग अलग मेथड से इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकते हैं। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, हमारा स्टॉक, हमारा रॉ मटेरियल, हमारा फिनिश गुड्स, उसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं। डिटेल में है इस पे पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही और एक हमारा टॉपिक भी है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मेरी मर्जी, हमारी मर्जी, हम फीफो मेथड यूज करें या हम लिफो मेथड यूज करें या वेटेड एवरेज मेथड यूज करें, अलग अलग मेथड्स है, कौन सी मेथड फॉलो करना है ये हमारी चॉइस है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, कौन सी मेथड से करना है, ये सारी चीजें ये हमारी चॉइस है। तो ये क्या हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। The method selected by the enterprise for valuation is called an accounting policy, मतलब जो भी हम फॉलो कर रहे हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। Choice of accounting policy is an important policy decision which affects the performance measurement as well as financial position of the business entity. Selection of inappropriate accounting policies may lead to understatement or overstatement of the performance of financial statement. Policies हमें सही सिलेक्ट करनी है। गलत पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम भी हो सकता है, हमारा प्रॉफिट ज्यादा भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। मतलब मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। अगर हम अलग अलग पॉलिसी, जब हम इन्वेंटरी टॉपिक देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि अलग अलग मेथड की वजह से हमारा स्टॉक कम ज्यादा हो रहा है, और स्टॉक कम ज्यादा फिजिकली तो नहीं है, वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, और अगर स्टॉक की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है तो हमारा प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहा है। तो ये हमें देखने मिलेगा प्रैक्टिकली अभी। It is believed that no unified or exhaustive list of accounting policies can be suggested which has universal application. Three major characteristics which should be considered for the purpose of selection and application of accounting policies are prudence, देखा है हमने, substance over form भी देखा है, materiality। हम कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के पहले ये तीन बातों को ध्यान में रखेंगे। हम प्रूडेंस कंसेप्ट को लगाएंगे, हम मटेरियलिटी कंसेप्ट को लगाएंगे, और हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखेंगे, हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखेंगे। The financial statement should be prepared on the basis of such accounting policies which exhibit true and fair view of state of affairs of balance sheet and profit and loss। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का, हमारे बैलेंस शीट का, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू होना। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, ऑडिट में समझेगा आपको। हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भैया जी ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सर क्या हमने एक अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अप्लाई कर रही है, एक सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो सिलेक्ट कर लिया है, तो क्या साहब मरते दम तक हमें वही अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करना है? क्या सर हमें मरते दम तक एक ही अकाउंटिंग पॉलिसीज करना है? नहीं, हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज भी कर सकते हैं। A change in accounting policies should be made in the following condition. It is required by some statute. कोई लॉ आया है, कोई लीगल कोई नया लॉ आया है जिसके वजह से हमें अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ रहा है। मान लीजिए कि अगर कोई लॉ पास हो गया कि आपने इस तरह ये मेथड फॉलो करनी है या ये कंसेप्ट फॉलो करना है, तो हमें वही कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें तो लॉ ही फॉलो करना पड़ेगा ना। मान लो अभी तक हम एक्स पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं और गवर्नमेंट का लॉ आ गया कि आपको वाई पॉलिसी ही फॉलो करना है, तो क्या हम अभी भी एक्स पॉलिसी फॉलो करेंगे क्या? नहीं, हमें वाई पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा। या अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको वाई पॉलिसी
फॉलो करना है। तब पहली बात, अगर कोई लीगल कंप्लायंस आ रहा है। सेकेंड बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोल रहा है कि आपने दूसरी पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। या अगर हम पॉलिसी चेंज करते हैं और पॉलिसी चेंज करने के वजह से हमारे बुक्स का एप्रोप्रिएट पिक्चर सामने आता है। आई रिपीट, देखो, अगर हम हमारी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और पॉलिसी चेंज करने के वजह से हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो सुधर रहा है, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर हो रहा है, तो हमने हमारी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। अब मान लो हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं 5 साल से, लेकिन अब हमें लगा कि फीफो मेथड एक्चुअल में गलत है। फीफो मेथड हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, हमारे लिए वेटेड एवरेज मेथड सही है। लेकिन यार 5 साल से वही फॉलो कर रहे हैं, तो वही करते रहेंगे क्या? नहीं, जो गलती हुई है गलती को सुधारेंगे। इंसान का कर्तव्य यही है। रबर क्यों होता है? रबर हमारी गलतियों को सुधारने के लिए। ठीक उसी तरह अगर हमें लग रहा है कि अभी अगर हम पॉलिसी चेंज करेंगे तो पॉलिसी चेंज करने से हमारा एप्रोप्रिएट पिक्चर डिस्क्लोज होगा, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू हमारा सामने आएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भैया जी, हमें हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है। चेंज वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, चेंज वुड रिजल्ट इनटू मोर एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 3 बातें हैं। पहली बात है कि अगर हमें स्टैट्यूट बोल रहा है, कानून बोल रहा है। दूसरी बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है। तीसरी बात है एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम 3 बातों में चेंज कर सकते हैं, ये याद रखना है। इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने 2 ही पॉइंट में बताया, लेकिन ए एंड बी दूसरा है और ये सी है, समझो। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स एक बार कंप्लीट होते हैं। ओके, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। आपको ये जो नोट्स प्रोवाइड की गई है, इन नोट्स में से पढ़ना है एक बार, और रेगुलर पढ़ते रहना है। जितना ज्यादा आप रिविजन करोगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की ज्यादा होगी। So here I am, CA Ronak Agrawal, signing off. Take care. Bye bye. Love you all.